गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो संबंध के बारे में हम लोग पूरी तरह से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें कोई ना कोई अवयव मौजूद है। ए से बी में फलन एक नियम एफ है जो ए के प्रत्येक अवयव को, ए के हर एक एलिमेंट को बी के एक अद्वितीय अवयव यानी कि बी के एक यूनिक एलिमेंट से संबंधित करता है। चलिए, अगर मान लीजिए एफ ए से बी में एक फलन हो गया तो उसको इस तरह से दर्शाएंगे। इसको पढ़ेंगे कि एफ ए से बी में एक फलन है, एफ ए टेंड्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि एफ ए से बी में एक फलन है, एक फलन है। मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ए का एलिमेंट है और वाई जो है सेट बी का एलिमेंट है, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में यह दिया हो कि एक्स वाई जो क्रमित युग्म है वह फंक्शन एफ से बिलोंग कर रहा है, फंक्शन एफ से बिलोंग कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि x जो है y के साथ किसी नियम के साथ संबंधित हो, जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो याद रखना इसमें y को x का प्रतिबिंब कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है, अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है, इमेज। और x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है, पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज के नाम से जाना जाता है, प्री इमेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं एक एग्जांपल को लेकर। मान लीजिए ए आपका एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 8 27 और यहाँ पे 81। मान लेते हैं यह बी सेट है, यह दो सेट है। हम कह रहे हैं कि एफ ए से बी में एक फलन है, एक फलन को दर्शा रहा है एफ ए से बी में। यहाँ पे फंक्शन एफ जो है ए से बी में एक फंक्शन है ना, ए से बी में एक फंक्शन है जहाँ ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ ए सेट ए है और ए सेट बी है। ए का एलिमेंट आपके पास 1 है, 2 है और 3 है, और बी का एलिमेंट 1 है, 8 है, 27 है और आपका 81 है। तो एफ ए से बी में, एफ ए से बी में फलन को दर्शा रहा है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे हम लोग कर दिए। तो यह एफ ए से बी में फलन क्यों हो रहा है इस बात को थोड़ा समझो। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये दोनों अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, तो अरिक्त समुच्चय है। ए से बी में, ए से बी में एक नियम एफ किस प्रकार से है कि ए का हर एक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित है, अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित है। देख रहे हैं, एक एक के साथ संबंधित है, 2 8 के साथ, 3 27 के साथ। इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी ना किसी अवयव के साथ संबंधित दिख रहा है। ठीक है, तो यह आपका एक फंक्शन कहलाएगा ए से बी में, यह ए से बी में एक फंक्शन कहलाएगा। और इसमें एक नियम हम देख रहे हैं, एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, यानी x का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है। तो आप सोचो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, तो इसलिए 1 1 के साथ संबंधित होगा। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 2 8 के साथ संबंधित है। 3 रखेंगे, 3 का क्यूब आपका 27 आ जाएगा, तो देखो तो 3 27 के साथ संबंधित है। तो यही यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ए से बी में फलन एक नियम एफ है, एक नियम एफ है, और वह नियम क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है। ठीक है, तो यही आपका फंक्शन जो हुआ यह ए से बी में एक फलन होगा। समझ गए, फंक्शन के डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया। ये उसको थोड़ा समझ लीजिए। एफ ए से बी में फलन होने के लिए 3 चीजें प्रमुख रूप से होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि ए और बी अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। दोनों देख रहे हैं अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है। ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव एफ के अधीन, एफ के अधीन बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए,
एफ के अधीन बी में इनका प्रतिबिंब मिल रहा है ना। देख लीजिए, एक का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 8 है, 3 का प्रतिबिंब 27 है। तो इसके हर एक अवयव का इसमें प्रतिबिंब मिल रहा है, तो इसके हर एक अवयव का इसमें प्रतिबिंब मिलना चाहिए। और एक एक किसी अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी अवयव का प्रतिबिंब एक से अधिक इसमें नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, एक का सिर्फ एक ही को प्रतिबिंब है, 2 का भी सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है, 3 का भी सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है। तो यहां से यही अगर 3 नियम को फॉलो करता है तब हम लोग उसको फंक्शन कहेंगे। याद रखेंगे कि एफ ए से बी में फलन होने के लिए क्या होना चाहिए, या दोनों अधिक समुच्चय होना चाहिए, ए के हर एक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ जुड़ा होना चाहिए, उसका बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए, और किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बी में नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें आप याद रखेंगे तो आपका फंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसमें आपको बताना होगा कि कौन फंक्शन होगा और कौन नहीं होगा। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिए हैं और आपको यहाँ से समझाने वाला हूँ कौन फलन है और कौन नहीं है। चलिए पहला देखते हैं। यहाँ जो भी ये 6 के 6 दोनों ये जो भी आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये हर एक में देख रहे हैं कि ए और बी अरिक्त समुच्चय है, यानी कि पहला नियम तो फॉलो कर रहा है, हर एक में अरिक्त समुच्चय तो हो जा रहा है। तो पहला हर एक को सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक क्वेश्चन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों समुच्चय अरिक्त है, तो दोनों समुच्चय अरिक्त है हर एक के लिए। चलिए दूसरा नियम क्या था कि ए के प्रत्येक, पहले के लिए देखो, ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिल रहा है, एक का यहाँ पे ए मिल जा रहा है, 2 का बी मिल रहा है, 3 का डी मिल रहा है। ठीक है, तो एक ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिल जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए कि ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि यह आपका एक फंक्शन हो गया, यह एक आपका फंक्शन है। चलिए इसको देखते हैं। दोनों अरिक्त हैं। चलिए, ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिल जा रहा है, ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिल रहा है ना जी। अच्छा, ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। देखिए, दो को सेम एलिमेंट का एक इमेज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यह तीनों नियम को फॉलो कर रहा है। दोनों अरिक्त भी है, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिल रहा है, और ए के किसी भी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बी में नहीं दिख रहा है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। हाँ, ये है कि 2 या 2 से अधिक अवयव जितने भी हो उसका एक सेम प्रतिबिंब हो जाएगा, लेकिन किसी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे आप 3 नंबर में देखो, दोनों अरिक्त है, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब है, लेकिन एक का, इसका देखो, इसका बी में 2 प्रतिबिंब हो जा रहा है, एक का प्रतिबिंब ए भी है और बी भी है, इसीलिए यह फंक्शन नहीं होगा। किसी भी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बी में नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब हो जा रहा है, 4 को प्रतिबिंब हो जाते हैं, यह भी फंक्शन है। या ऐसे भी देख सकते हैं, यह 2, 3 किसी के साथ जुड़ा नहीं है, इसका भी तो कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए, तो दोनों तरीके से ये फंक्शन नहीं हो रहा। चलिए यहाँ देखिए, दोनों अरिक्त हैं, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब दिख रहा है, बी में हर एक है ना, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब आपको उसमें दिख रहा है ना जी। हर एक अवयव का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, यहाँ पे हर एक अवयव का प्रतिबिंब देख रहे हैं, और ए के किसी भी एक अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है। हाँ, ये है कि सबका प्रतिबिंब ये हो जा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन किसी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब इसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि यह आपका फंक्शन हो जा रहा है। ठीक है, दोनों अरिक्त है, एक हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब है, और एक किसी भी एक अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये दोनों अरिक्त है, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन 3 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी फंक्शन नहीं है। तो अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया कि कौन फंक्शन है, कौन नहीं है, कब फंक्शन होगा, कब फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर हम लोग अपने 12th के टॉपिक पे आएंगे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे किसी फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर, यानी कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। मान लीजिए एफ एक फंक्शन है ए से बी में, ए से बी में एक फलन है, तो समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत कहते हैं, समुच्चय बी को फलन एफ का सहप्रांत करते हैं, और फलन एफ के अधीन ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंब को फलन एफ का परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं, और इसे रेंज ऑफ एफ से सूचित किया जाता है। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
जैसा मैंने शुरू में एक एग्जांपल लिया था, ए एक सेट लिया था जिसका एलिमेंट 1 2 3 था, और बी एक सेट लिया था जिसका एलिमेंट 1 था, 8 था, 27 था और 81 था। ये ना था जी, एक एग्जांपल लिए थे ना। तो हमने यहाँ पे दिखा था कि एफ ए से बी में एक फलन है, ए से बी में एक फलन निम्न प्रकार से है, निम्न प्रकार से है, निम्न प्रकार से है। कैसे है, निम्न प्रकार से परिभाषित है, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर ए एक सेट ले लेता हूँ इस तरह से, और बी एक सेट ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने एरो डायग्राम से पहले भी बताया था। ए बी, इसका एलिमेंट 1 2 3, इसका एलिमेंट 1 8 27 81, और कैसे संबंधित किए थे, एक के साथ एक का, दो के साथ 8 का, 3 के साथ 27 का। ठीक है, यह आपका फंक्शन एक हो रहा था, ए से बी में एक फंक्शन हमने कहा था कि यह आपका ए से बी में एक फंक्शन है, क्योंकि दोनों अरिक्त है, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब है और ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बी में नजर नहीं आ रहा, तो दैट मींस यह एक फंक्शन है। तो यहाँ देखिए ए से बी में यह फंक्शन हो जा रहा है, तो समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत कहेंगे, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या होगा, समुच्चय ए, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, होल सेट ए। अच्छा, कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन ऑफ एफ क्या होगा, तो शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है ना जी, कोडोमेन ऑफ क्या होगा, तो समुच्चय बी को, समुच्चय बी यानी होल सेट बी 1 8 27 81। अच्छा, अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा, यहाँ लिखे हैं कि फलन एफ के अधीन ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब, फलन एफ के अधीन ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब 1 8 और 27 है, तो 1 8 27 यह वाला जो समुच्चय होगा यही आपका रेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ से डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी देख लिया। अब हम अपने 12th के असली टॉपिक पे आएंगे, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फलनों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ फंक्शन। तो यहाँ जो 12th में पढ़ने वाले हैं वो अलग तरह के फंक्शन है, जो हमने क्लास 11th में पढ़े हैं। जिनको प्रॉब्लम होगी वो क्लास 11th के भी जाके टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग यहाँ फलनों के प्रकार को शुरू करते हैं। ये दूसरे प्रकार के फलन है। ठीक है, क्लास 11th में दूसरे टाइप के बारे में पढ़े थे हम लोग, वास्तविक फलनों के बारे में पढ़ते हैं। ये भी आपके वास्तविक फलन ही है, लेकिन इनके प्रकार कुछ अलग है। देखते हैं, एकाएकी अथवा एकाएक फलन, एकाएकी अथवा एकाएक फलन यानी कि 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। देखते हैं 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। चलिए, एक फलन f a से b में एकाएकी अथवा एकाएक फलन कहलाता है। फंक्शन f a से b में एकाएक या एकाएकी कब कहलाता है, यदि और केवल a के भिन्न भिन्न अवयवों का b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। ठीक है, चलिए समझिए इस बात को। मैं यहाँ पर एक सेट A ले लेता हूँ और एक सेट B ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी एक सेट A ले लेते हैं और एक सेट B ले लेते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सेट A है, सेट B है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसका एलिमेंट A B C D है। यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4, ये सेट A हो गया। सेट B में ले लेते हैं A B C D E। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर मैं इसको संबंधित करता हूँ इस तरह से। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले फिगर बना लेने तो फिर हम लोग बात करेंगे 1 1 फंक्शन के बारे में। चलिए, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मैंने इसे जोड़ दिया। तो आप डेफिनेशन के अनुसार देखो, हमने क्या लिखा है कि एफ ए से बी में एक फलन एकाएकी फलन कहलाएगा। देखो तो पहले ये तो फंक्शन है ना, ये फंक्शन तो है ना जी। आपको फंक्शन होने के लिए मैंने कंडीशन पहले ही पढ़ा दिया है कि दोनों अरिक्त होना चाहिए, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए और ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक के प्रतिबिंब नहीं होना। तो फंक्शन तो है, फंक्शन होने के बाद ही हम लोग एकाएकी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये भी आपका फंक्शन है, ए से बी में एक फंक्शन है, तो आपको चेक करना है 1 1 है कि नहीं है। चलिए देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एकाएकी होने के लिए ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो, सबका सेपरेटली इमेज है, हर एक अवयव का, ए के हर एक अवयव का बी में अलग अलग इमेज दिख रहा है, यानी कि यह भी आपका 1 1 है और ये भी आपका 1 1 है। यह दोनों फंक्शन 1 1 है, समझ गए ना, दोनों फंक्शन एकाएकी फलन है।
अब देखिए दूसरे तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाने के क्रम में हमें मान लो किसी फंक्शन को कह देगा कि चेक करें कि 1 1 है कि नहीं, तो वहां पे हमें मानना होगा, माना f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2) और फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू उसके डोमेन में, तो यहाँ इसका डोमेन ए है, प्रांत ए है, ठीक है। चलिए, तो अगर f(x1) f(x2) के बराबर हो, तो वहां अगर x1 x2 के बराबर हो गया तब वो जाके फंक्शन f11 कहलाएगा, जो फंक्शन होगा वो 11 कहलाएगा। तो 11 होने के लिए अगर f(x1) का वैल्यू f(x2) के बराबर हो तो x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए, तभी वो फंक्शन 11 कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी आप इस एग्जाम्पल से ही समझो। 11 होने के लिए क्या होना चाहिए कि a के हर एक अवयव का b में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो 11 कहलाता है। समझ गए? चलिए अगला देखिए, बहुएकी फलन यानी कि मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है? तो एक फलन f a से b में बहुएकी फलन कहलाता है यदि और केवल यदि f एक एकी ना हो, f एक एकी ना हो। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक फलन f a से b में बहुएकी फलन कहलाता है यदि a के कम से कम दो अवयव का b में एक ही प्रतिबिंब हो। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे एक सेट A लेता हूँ, एक सेट B ले लेता हूँ, एक सेट A लेता हूँ, एक सेट B लेता हूँ। दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, ये आपका सेट A है, यह सेट B है। इसका एलिमेंट है A B C। यहाँ पे सेट A है, सेट B है। इसका एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे लेते हैं A B C। ठीक है, चलिए मैं इनको थोड़ा मिलान कर लेता हूँ एरो डायग्राम को। चलिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, इसको भी सी में मिला दो। यहाँ पे देखो आप, चलिए तो ये दोनों जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना, यह दोनों के दोनों बहुएकी फलन है। नाम से पता चला बहुत का एक, बहुत एलिमेंट का एक ही इमेज हो जाए, नाम से ही आपको पता चला। देखिए यहाँ पे इन तीनों अवयव का एक ही इमेज है, एक ही प्रतिबिंब है। तो वही मैंने लिखा है कि ए के कम से कम दो अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ तीन अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो जा रहा है, दैट मीन्स यह आपका एक बहुएकी फलन है, यह मेनी वन फंक्शन है। यहाँ भी देखो कम से कम दो एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब हो जा रहा है, दैट मीन्स यह दोनों जो देख रहे हैं ये आपका मेनी वन है। तो मेनी वन है लेकिन 1 1 तो नहीं हो सकता ना, 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो वही यहाँ पे भी ये परिभाषा से क्लियर होगा कि अगर बहुएकी फलन हो रहा है तो वह एकाएकी नहीं हो सकता है, एकाएकी नहीं होगा तो बहुएकी हो जाएगा। अगर वो फंक्शन एकाएकी नहीं हो तो बहुएकी जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कम से कम दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिल जाता है तब उसे बहुएकी फलन कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, आच्छादक फलन या आच्छादी फलन, अनटू फंक्शन और सरजक्टिव फंक्शन। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना है। 1 1 और अनटू ये दोनों पे ही आधारित आपका आगे का एक्सरसाइज है। एक फलन f a से b में आच्छादक या आच्छादी फलन कहलाता है यदि और केवल यदि b के प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। चलिए इसको समझो एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे लेते हैं A B C, 1 2 3 A B C, यहाँ पे कौन ले लेते हैं 4। चलो यह A सेट है, यह B है, यह A है और यह B है। मैं इसमें कुछ मिलान कर लेता हूँ, एरो डायग्राम बनाना है ना जी। चलिए कुछ इस तरह से देखते हैं, इसमें मैं कुछ इस तरह से मिलान कर लेता हूँ।
ठीक है, चलो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ ऐसे। चलिए यहाँ पे आप देखिए पहले वाले एग्जाम्पल पे, यहाँ देखिए, यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी के किसी भी बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो रहा है। बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। देख रहे हैं ना, हर एक अवयव किसी न किसी के साथ जुड़ा है। दैट मीन्स यह आपका यह एक कैसा फंक्शन है, तो यह एक अनटू फंक्शन है, यह आपका अनटू फंक्शन हो जाएगा। चलिए अगला इसका देखते हैं। तो भैया ये तो आप अनटू के लिए आपसे पूछा जाए तो आप देख के ये नहीं कह देना कि बी के हर एक अवयव का किसी न किसी ये बी का हर एक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो ये नहीं कह देना कि ये है ना ये अनटू हो गया। पहले तो देखो तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि 4 किसी के साथ नहीं जुड़ा है, ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो दोनों समुच्चरिक्त होना चाहिए, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो ये तो खाली ही रह जा रहा है ना, इसका प्रतिबिंब तो इसमें है ही नहीं, तो यह आपका फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन ही नहीं है तो अनटू तो भूल ही जाओ, समझ गए ना। ये ही नहीं देखना, आपको देखना होगा कि फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन ही नहीं है ये। नहीं तो आप ऐसे ही कहते हो कि सर अनटू है क्योंकि बी के हर एक अवयव किसी ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब दिख रहा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। पहले तो देखना चाहिए ना कि फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है। अच्छा यह अनटू फंक्शन हो जा रहा है, लेकिन मेनी वन भी है, मेनी वन भी है, बहुएकी फलन भी है, क्योंकि दो को का सेम ही इमेज हो जा रहा है। ठीक है, यह अनटू तो हो जा रहा है, लेकिन साथ साथ यह मेनी वन भी है, मेनी वन भी है। अच्छा अगर मैं यहाँ से ये 4 को हटा दूं तो यह आपका एक फंक्शन बन जाएगा। तो क्या अब ये अनटू है, तो हाँ ये बिल्कुल अनटू हो जाएगा। अब ये अनटू हो जाएगा क्योंकि बी के हर एक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो जा रहा है। अच्छा और ये 1 1 भी है, यह 1 1 भी दिख रहा है, यह फंक्शन 1 1 भी दिख रहा है, क्योंकि ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल रहा है। यानी कि यहां से अनटू फंक्शन आपका मेनी वन भी हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो हमने देखा 1 1 फंक्शन क्या होता है कि ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। मेनी वन क्या होता है कि ए के कम से कम 2 अवयवों का बी में एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ठीक है, और तीसरा हमने देखा आच्छादक फलन यानी आच्छादी फलन यानी कि अनटू फंक्शन। तो अनटू फंक्शन के लिए बी के प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, यही सब आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड जब प्रूफ करने के लिए आएगा कि उसको साबित करें अनटू फंक्शन है, तो उसके लिए दूसरा तरीका है, वो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला फंक्शन देखते हैं, एकाकी आच्छादक यानी कि एकाकी आच्छादी फलन। एकाकी आच्छादक या एकाकी आच्छादी फलन 1 1 अनटू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव कहिए या 1 1 अनटू कहिए, एक ही बात है। एक फलन f a से b में एकाकी आच्छादक या एकाकी आच्छादक फलन कहलाता है। एकाकी आच्छादक या एकाकी आच्छादी फलन कहलाता है यदि और केवल यदि वह एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो। मतलब कि अगर वह 1 1 और अनटू दोनों हो गया तब वह 1 1 अनटू या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसका एलिमेंट 1 2 3 और इसका एलिमेंट लेते हैं ए बी सी। अच्छा इसे मैं इस प्रकार से संबंधित कर देता हूँ, ए के 1 के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यह 1 1 है क्योंकि ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, और यह अनटू भी है क्योंकि बी के हर एक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो यह आपका 1 1 भी हो जा रहा है और अनटू भी हो जा रहा है, तो इसीलिए मैं इसे 1 1 अनटू कहूंगा, 1 1 अनटू या फिर बाइजेक्टिव कहेंगे। समझ गए, 1 1 अनटू या बाइजेक्टिव फंक्शन इसे कहेंगे। चलिए तो आने वाले एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे, देखिए यहाँ कह दे कि यदि f n to n में एक परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है। किस तरह से परिभाषित फलन है कि f x बराबर में दिया है 2x + 3।
अब इसे कह दे कि इसे जांच करिए कि ये 1 1 अनटू है कि नहीं, ये 1 1 अनटू है कि नहीं है, इसके बारे में जांच करिए। तो जब आपको 1 1 कहेगा, जब 1 1 की बात करेगा, एक की बात करेगा, तो उसको हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना होगा, मानना f(x1) बराबर में f(x2), f(x1) बराबर f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन यहाँ पे n है ना, यह डोमेन है और यह को डोमेन है, आपको पता है ना जी, चलिए बिलोंग्स टू n। अब देखो f(x1), यहाँ पे x1 रखोगे तो हो जाएगा 2x1 प्लस 3 और 2x2 प्लस 3, 3 से 3 कट गया, 2x1 बराबर में 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी x1 बराबर x2। तो x1 x2 के बराबर आ गया, मैंने बता रखा था ना शुरू में कि यदि f(x1) f(x2) के बराबर हो, तो अगर x1 x2 के बराबर आ जाए तभी वो फलन 1 1 होता है। देयरफॉर f(x) इज 1 1, जो फंक्शन f(x) है वह 1 1 है, एक ही फलन हो गया। समझ गए, ये एक ही चेक करने के लिए हुआ। अगर मान लो आपको आच्छादक चेक करना होगा, अनटू चेक करना होगा, तो किस तरह से चेक करेंगे, तो अनटू चेक करने के लिए मानना होगा, माना y बराबर में fx, y बराबर में fx, ठीक है, y बराबर में fx। तो y बराबर fx का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा, तो इसको इसमें ले घटा दूंगा और 2 का भाग में जाऊंगा, तो x बराबर में हो जाएगा y माइनस 3/2, y माइनस 3/2। तो अब देखिए अनटू के बारे में कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए यह n से बिलोंग नहीं करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। कब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, जब y बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ सेट इस तरह से, मान लो यहाँ सोचो ना, आप 1 रख देंगे, 1 रखेंगे, 1 रख दिए, मान लो y बिलोंग्स टू 1 या y इज इक्वल टू 1 दे देते हैं। अगर मैं y की जगह 1 रख दूं, तो 1 रखेंगे तो 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा आपका, तो आपका -2 और -2/2 कट के -1 आएगा, -1 आएगा। तो -1, x का वैल्यू -1 है, तो -1 नेचुरल नंबर तो है ही नहीं ना, नेचुरल नंबर नहीं है, तो वही कह रहा है कि x का वैल्यू n से बिलोंग नहीं करेगा जब y बराबर 1 लेंगे। और भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, मैंने एक वैल्यू ट्राई करके दिखा दिया आपको। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या कह सकते हैं कि y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 लेने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो y का वैल्यू 1 जो लिए है, y बराबर 1 लेने पे 1 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में मौजूद नहीं है, इसलिए f इज नॉट अनटू, फंक्शन f जो है आपका अनटू फंक्शन नहीं है। चलिए मैं इसको और दूसरे तरीके से समझाता हूं। चूंकि आपके पास fx बराबर में क्या दिया था, 2x प्लस 3, और f जो है n to n में, यानी कि यहाँ पे इसका प्रांत और सह प्रांत दोनों n ही है, नेचुरल नंबर ही है। आप समझो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, यहाँ भी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में इसमें क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यही सब आएंगे। अच्छा, इसमें भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, यही सब ना आएगा, 8 होगा, यही सब आएगा। देखो अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रखता हूँ, 1 रखूंगा तो 2 एकम 2, 2 3 5, यानी 1 5 के साथ संबंधित हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 रखता हूँ, यहाँ 2 रखता हूँ, तो 2 2 4 3 7, ये 2 जो है आपके 7 के साथ संबंधित हो जाएगा। 3 रखूंगा तो 3 3 9, 3 2 6 और 3 9 आ जाएगा, तो 9 के साथ ये जाके आगे जुड़ जाएगा। ये 9 अगर इधर है तो उसके साथ जुड़ जाएगा, उसी तरह सारे जुड़ते जाएंगे। तो देख रहे हैं ना, ये 1 1 हो जा रहा है। एक हर एक एलिमेंट, यानी कि इसके प्रांत के हर एक एलिमेंट का इसमें प्रतिबिंब मिल जा रहा है, डिफरेंट प्रतिबिंब मिल जा रहा है, तो ये 1 1 हो जा रहा है ना जी। लेकिन यहाँ पे देखो, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, है ना जी, ये सब जो बीच में ये सारे जो वैल्यू है, इन सब का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिला, इन सब का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट का जब पूर्व प्रतिबिंब से मौजूद नहीं है, तब ये अनटू नहीं ना होगा। समझ गए ना बात को। अनटू होने के लिए क्या होना चाहिए था, अनटू होने के लिए क्या होना चाहिए था
कि जो दूसरा है यानी कि जो सह प्रांत है, सह प्रांत के हर एक अवयव प्रांत n के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये सब तो प्रतिबिंब हो ही है, इसलिए अनटू नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहां दिखाया है कि अगर मैं y का वैल्यू ये 1 ले लिया तो 1 का इसमें प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, यानी कि वह नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, इसमें से कोई भी उसका प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। और वही मैंने लिख दिया कि y बराबर 1 लेने पर एक का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में मौजूद नहीं है, इसलिए अनटू नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आप, जितना ज्यादा इसमें और मेहनत करोगे ना और आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है कुछ नहीं इस चैप्टर में। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।